जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और सारे लगभग फैक्ट्स और पॉइंट्स को मैंने आपको स्लाइड्स में बना करके आपके सामने रखा है। शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि तारीख फिरोज शाही, तुजुक बाबरी, ये सारे लिटरेरी वर्क्स है जिससे कि हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के विषय में। अच्छा, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये एक बार टाइमलाइन अगर देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत टर्किश ये तुर्की नहीं है, टर्किश अलग है। टर्किश एक पूरा ग्रुप होता है लैंग्वेज का, पीपल का। टर्किश और अफगान पावर के लिए दिल्ली मशहूर हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब आई तो टर्किश और अफगान पावर को साथ अपना लेकर के आई। और फिर दिल्ली सल्तनत हम जानते हैं, आप जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में 1206 से लेके 1526 के बीच में ये रूल करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। टाइमलाइन आपने देखा होगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 817 मुस्लिम जनरल था। इसने सिंध पर हमला किया। ध्यान दीजिएगा, यह सिंध वाला पार्ट है। सिंध पर हमला करता है ये मोहम्मद बिन कासिम। उम्मेद खलीफा, उस समय के मुस्लिम रूल के सबसे बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर थे खलीफा, उनका दायरे का विस्तार करता है, धर्म का, इस्लाम धर्म का विस्तार करता है मोहम्मद बिन कासिम। चचनामा से पता चलता है, जिसको चचनामा को क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी बोल सकते हैं। इनका 971 टू 1030 एडी तक इतना बार 16 बार आक्रमण इन्होंने किया और सोमनाथ टेम्पल को 1025 में लूटपाट हुआ। आप देख सकते हैं मोहम्मद गजनवी, इनके जो ये माना जाता था कि जो टॉम्ब है उसकी जो दरवाजे हैं वो सोमनाथ मंदिर के चंदन के लकड़ी के दरवाजे को लूट करके लाया गया था। हालांकि बाद में इसकी जांच की तो नहीं ऐसा हुआ। इनका जो टॉम्ब है मोहम्मद गजनवी का, इस तरह से आपको गजनी अफगानिस्तान में है, गजनी अफगानिस्तान। फिर आइए सिल्वर जीता जो महमूद और गजनी, ये जीतल सिक्के आप देख सकते हैं महमूद गजनी के। इसमें संस्कृत में भी लिखा हुआ है और अरेबिक में भी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आएंगे मोहम्मद गौरी। इनको कहा जाता है कि मुस्लिम रूल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाने वाली ये मोहम्मद गौरी हैं। इनका टॉम्ब कहाँ है? शोभा तहसील, पाकिस्तान। इनके कुछ सिक्के हैं, ये देखिएगा, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के। माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने चलाया था। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के द्वारा लिखा हुआ, पृथ्वीराज रासो। पता चलता है कि इन्होंने हराया था राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को और उसके बाद स्थापित किया मुस्लिम रूल को इंडिया में मोहम्मद गौरी। बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, माफ कीजिएगा। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में गौरी ने हराया पृथ्वीराज को और फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया को लेके आया। तो मोहम्मद गौरी जाने जाते हैं। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर दिल्ली पर बैठाया कि तुम मेरे दास हो, स्लेव हो। इसीलिए इन्हें स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी या इलबारी 3 नामों से जाना जाता है। तो ये लोग बेसिकली कहाँ के थे? ये जितने दिल्ली सल्तनत वाले थे अफगानिस्तान और ऊपरी हिस्से के थे। मामलुक डायनेस्टी है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। टर्किक मामलुक है। टर्किक यानी ये पूरा रीजन है, सेंट्रल एशिया का पूरा एक रीजन होता है, टर्किक बोला जाता है। उसके ये लोग मामलुक जनरल, स्लेव जनरल है, सेंट्रल एशिया से थे। 1206 से 1290 तक मामलुक डायनेस्टी रूल करती है दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने पहला कैपिटल कहाँ स्थापित किया? लाहौर, पाकिस्तान की तरफ इनका देखिए रूल है, लाहौर में। बाद में दिल्ली। इन्हें लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये काफी जनरस थे, यानी काफी दान दक्षिणा भी करते थे। इन्होंने शुरुआत की कुतुब मीनार की निर्माण का कार्य शुरू करवाया। साथ में ख्वाजा बख्तियार काकी को समर्पित करते हुए कुतुब मीनार को स्टैब्लिश करवाया। ठीक है, और ये भी था कि भारत में राजपूतों को चूंकि हरा दिया गया था गौरी के द्वारा, तो उसके लिए भी इन्होंने एक स्मारक के तौर पे कुतुब मीनार को बनवाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार उन्हीं के नाम पर भी ये पड़ा है। फिर आइए इनकी डेथ कैसे हुई और कुव्वतुल इस्लाम क्या है देखते हैं। ये रहा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बनाया। मौत कैसे हुई, डेथ कैसे हुई?
चौगान यानी हॉर्स पोलो खेलते वक्त ये गिर पड़े और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अगले जो मामलुक डायनेस्टी में आएंगे वो इल्तुतमिश हैं। ये इन्होंने इनका देखिए ये इल्तुतमिश है, ये इनका टॉम्ब है, आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। ये इनका रूल देखिए कहां से कहां तक है। जब इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने मंगोल कहां, सेंट्रल एशिया के ये ताकतवर, देख रहे हैं कितना बड़ा दायरा है, मंगोल्स के आक्रमण से भारत को, मतलब दिल्ली सल्तनत को स्पेशली बचाया, भारत को क्या, दिल्ली सल्तनत को बचाया। ये इन्होंने तुर्क ए चहलगानी या चालीसा पावरफुल 40 टर्किश नोबल, यानी ये अपना प्रशासन 40 टर्किक नोबल्स से की मदद से चलाते थे। और इन्होंने अपने एम्पायर को इक्तास यानी सैलरी की जगह पर इक्ता जमीन ग्रांट कर दिया गया। अब उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, टैक्सेशन आप लीजिए। फिर उन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए, टंका और जीतल, दो तरह के सिक्के चलाए, टंका और जीतल। कुछ ऐसे है, गधक की बावली, सुल्तान घड़ी, हौजे शमशी पवेलियन, ये कुछ इनके कंस्ट्रक्शन हैं बनाए गए हैं इनके द्वारा। फिर आते हैं उनके बाद एक समय के लिए, कुछ समय के लिए उनके शहजादे रहते हैं, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर रजिया सुल्तान को दिया जाता है जिम्मेदारी इल्तुतमिशी के द्वारा। फिर रजिया सुल्तान का ये रहा टॉम्ब, ध्यान दीजिएगा, ये टॉम्ब है आपका। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर है मेडिवल इंडिया में। और पर्दा सिस्टम को इसने डिसोन करके ये सीधा कोर्ट में, सीधा दरबार में बैठती थी, आदेश देती थी, जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं था। इसने भटिंडा गवर्नर अल्तुमिया से शादी कर ली और बाद में बहराम शाह, इनके भाई थे ही, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। ग्रेव ऑफ रजिया एंड हर सिस्टर, ये देखिएगा रजिया सुल्तान के तौबे का सिक्के, ये देखिएगा। फिर आइए बलबन, अभी हम लोग मामलुक में ही चल रहे हैं। बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने आरिच अलग किया। बलबन है, उनका टॉम्ब है, मेहरौली दिल्ली में ही है। और ये अलग किया क्योंकि इनको समझ आ गया कि भाई मिलिट्री को अलग करना जरूरी है। और इन्होंने कहा, अपने आप को टाइटल दिया डेप्यूटी ऑफ खुदा, डेप्यूटी ऑफ गॉड जिसे बोलते हैं नियाबत खुदाई, और शैडो ऑफ गॉड जिल्ला इलाही, इसका अर्थ होता है सिजदा, झुक करके सलाम करना, पैबोस यानी किसिंग द फीट ऑफ द रूलर। इनके समय के सिक्के हैं। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी अपनाया था बलबन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब होता है बलबन के द्वारा जो अपनाया गया कि हमें मंगोलों को रोकना है किसी भी हालत में, तो इस्लाम का नारा देकर। फिर खिलजी डायनेस्टी में आइएगा, शुरुआत किया किन्होंने किया, खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने। इन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान को आप इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना सकते, और इनका ये मानना था। इनके बाद बहुत इनकी हत्या करके आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें सिकंदर सानी या सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं, है ना। इन्होंने गुजरात को, वघेला किंग के गुजरात को हराया, रणथंबोर को हरा दिया, चित्तौड़गढ़ हराया, मालवा हराया। फिर साउथ में इनके ट्रस्टेड मिलिट्री जनरल मलिक कफूर की मदद से साउथ में भी इन्होंने जीत हासिल की। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, टैकलिंग मंगोल्स यानी इस्लाम का नारा देकर के ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के तहत रक्त और खून और खड़ग, यानी हमें रक्षा करना है अपने साम्राज्य का मंगोल से बचने के लिए। ये देखिए, ये सीधा स्टेट अलाउद्दीन खिलजी का इतना रूल था, और ये इनके अंडर में रहने वाले इस कलर में देख रहे हैं। और हत्या भी किसने की, अलाउद्दीन खिलजी के, इन्हीं के मिलिट्री जनरल मलिक कफूर ने। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले हिंदू थे, बाद में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिए थे। अच्छा, सिकंदर सानी भी बोलते हैं। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये भी है, इन्होंने खिजराबाद शहर को बसाया, अलाई दरवाजा बनाया, कैपिटल सिटी सीरी बनाई। उसके बाद हौज खास दिल्ली में, अभी आगे हम लोग देखेंगे, हौज खास पानी की बेहतरीन, पानी की सप्लाई के लिए बेहतरीन। फिर कुतुब मीनार में एंट्रेंस अलाई दरवाजा उन्होंने बनवाया था। साथ में सिकंदर सानी, सेकंड अलेक्जेंडर, क्योंकि भारत को जीता काफी हिस्सों को। चेहरा और दाग सिस्टम, चेहरा दाग सिस्टम का मतलब है कि उस समय मिलिट्री में जो भी लोग थे उनका चेहरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे दिखते थे, ताकि दुश्मन का कोई सैनिक आकर के ना मिल जाए। डार्क सिस्टम यानी जो हॉर्स की ब्रांडिंग, कौन से हॉर्स किस नस्ल के है, तो ब्रांडिंग की जाती थी। ये पहले ऐसे टर्की सुल्तान है जिन्होंने रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया। इनका तो कई बार झगड़ा तक हो जाता था स्पिरिचुअल लीडर से, इस्लामिक
इन्हीं का फेमस स्टेटमेंट है, किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी अगर आप रूलर हैं तो आप रिश्तेदारी नहीं जानते, सीधा बात। इन्हीं के दरबार में थे अमीर खुसरो, जिन्हें पैरेट ऑफ इंडिया यानी तोताए हिंद या मीर हसन दिल्ली दोनों लोग थे। आगे चलते हैं, ये देखिए अब नेक्स्ट आएंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक में तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाले कौन है भैया? गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने तुगलकाबाद को अपनी कैपिटल बनाई, दिल्ली में ही है। फर्स्ट सुल्तान है जिसने इरिगेशन वर्क को शुरुआत किया, गयासुद्दीन तुगलक की बात है, इरिगेशन वर्क शुरू करा। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है ये वाइस फूल किंग है, ठीक है। हम लोग वाइस फूल किंग जब बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लें, ये रहे गयासुद्दीन तुगलक और उनका टॉम्ब, ये सब तुगलकाबाद दिल्ली में ही है। ये आप देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का कंस्ट्रक्शन तुगलकाबाद दिल्ली आप देख रहे होंगे, प्रोटेक्ट दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मंगोल अटैक्स, ये बना हुआ था, पुराने रूइंस अभी भी बचे हुए हैं। फिर आइए, ये है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उनके सिक्के हैं, टॉम्ब है उनका, वही दिल्ली में ही है। फिर इनके समय में आए थे इब्न बतूता, आए थे, मोरक्को से थे। फिर इनका साम्राज्य, इन्हीं के साम्राज्य में, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर और आपको बहमनी किंगडम का कुछ शुरुआत होना शुरू हो गया था दक्षिण भारत में, मतलब दिल्ली सल्तनत से अलग ये साम्राज्य बनने। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाए तो ये कहा जाता है कि वाइस फूल किंग है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे थे, इनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स से लेकर फिलोसफी से लेकर के डिफरेंट लैंग्वेज तक को ये जानते थे अच्छा खासा। ये इनका सबसे पहला था कि गंगा यमुना दोआब में टैक्सेशन, भैया फेमाइन आया हुआ है और आप टैक्स बढ़ा रहे हो और जबरदस्ती टैक्स ले रहे हो, तो वहां के गांव वाले भाग गए, ठीक है। तो इनका फेल हो गया। हालांकि प्लानिंग जितनी थी पांचों वो सब सही था, क्योंकि राज्य का इनकम होना चाहिए था साम्राज्य का। तो पहला था टैक्सेशन आपको गंगा यमुना दोआब में। दूसरा था टोकन करेंसी, इन्होंने तय किया था कि भाई देखो हम चलाएंगे ब्रॉन्ज के सिक्के जो है उसको हम चलाएंगे और सिल्वर और गोल्ड के दाम पर तुम अपना ब्रॉन्ज का सिक्का हमें दे जाओ, उतना अमाउंट में तुम ले जाओ, ठीक है। मतलब ब्रॉन्ज के सिक्कों का चलन के लिए बात हुई थी, गोल्ड और कॉइन, गोल्ड कॉइन्स और उसके सापेक्ष में। तो जो करेंसी चली ब्रॉन्ज का, जो सिक्के चले, उसमें क्या हुआ, लोगों ने अपने ही घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिए नकली, और उसे ले जाकर के जमा किया, और उस अनुपात में जितने का वो सिक्का था, जितने वैल्यू का, उस अनुपात में सिल्वर के सिक्के और अदर चीजों का, अदर मतलब उतने वैल्यू में या और सिक्कों को लिया। मतलब टोकन करेंसी सिस्टम इनका फेल हुआ था। जो ये चलाना चाह रहे थे करेंसी, लोगों ने इन्हीं को बेवकूफ बना दिया। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, ध्यान रखिएगा दौलताबाद कहाँ है, साउथ में है, मतलब महाराष्ट्र में है दौलताबाद। ये क्या हुआ कि दिल्ली में होने से इनको ऐसा लगा कि ये हम साउथर्न इंडिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक ऐसे जगह पे हमको अपना किंगडम का कैपिटल बनाना चाहिए जिससे कि हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को देख सके, एडमिनिस्ट्रेट कर सके। हालांकि इसके लिए कुछ और भी रीजन बताया जाता है कि प्लेग फैल गया था उन दिनों दिल्ली में, फिर उसके बाद मंगोल आक्रमण का लगातार खतरा था दिल्ली पर, तो बहुत सारे कारण थे। लेकिन जब ये दौलताबाद आए, या उसे दौलताबाद कहे, जो आपको एरिया में पड़ता है, यहाँ पे आए, तो उसके बाद इनको पता चला कि दिल्ली तो काफी दूर हो गया है, तो इसलिए फिर यहां से वो लोग वापस गए, तो पूरी दिल्ली को उठा के ले गए, फिर वापस लेके आए, तो ये भी इनका प्लान फेल हो गया। उसके बाद कराचिल और खोरासान अभियान। कराचिल है टिहरी गढ़वाल, आपको देहरादून मतलब उत्तराखंड के पहाड़ी राजा लोग हैं, ये उन पे कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन इनके सैनिक पहाड़ों पे लड़ने के आदी नहीं थे, वहां भी ये फेल हो गए। और खोरासान है जो ईरान इराक के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, तो अपने साम्राज्य को और फैलाना चाह रहे थे, वहां भी ये बुरी तरीके से फेल हो गए। तो ये 5 जो था सिस्टम, 5 इनका जो प्लानिंग था वो पूरी तरह से फेल होने की वजह से इन्हें वाइस फूल कहा जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर इन्हीं के समय में बना, बहमनी किंगडम इन्हीं के बनने में शुरू हो गया। सल्तनत का मुद्रा छोटा सा राज्य था, अलग बना। इब्न बतूता इन्हीं के कोर्ट में आते हैं। फिर आइए आपको फिरोज शाह तुगलक के समय का देखते हैं। ये रहे फिरोज शाह तुगलक, उनका टॉम्ब है दिल्ली में। उन्होंने अशोक के 2 इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस को दिल्ली मंगवा लिया था, एक मेरठ टोपारा
अंबाला, यहाँ से 2 रॉक इंस्क्रिप्शंस को इन्होंने दिल्ली मंगवा लिया, जो भाईचारे का सबूत देता था। हालांकि ये थे बहुत ज्यादा ही मतलब पूरी तरह से होता है ना कि आतंकित करने वाले, क्रूअल थे काफी। फिरोज शाह तुगलक ने नए टाउन्स बनाए। कौन कौन से? हिसार, फिरोजपुर, फतेहपुर, जौनपुर, और जौनपुर का पुराना नाम सिराज हिंद, फिरोजाबाद को कैपिटल बनाया। अशोकन पिलर्स को टोपारा अंबाला से और एक मथुरा से मंगाया था। फिर साथ में स्लेव्स का बहुत शौकीन थे, इसका पता चलता है फितुहात फिरोज शाही से पता चलता है। इन्होंने कुतुब मीनार का रिपेयरिंग करवाया था, बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा था तो रिपेयरिंग कराया था। फिर साथ में इक्तादारी सिस्टम को शुरुआत किया। न्यू टैक्सेस, खराज, जो लैंड टैक्स है 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, खराज टैक्स। जकात, जकात मुस्लिम्स अपने भाइयों के लिए, अपने ही बिरादरी भाइयों के लिए डोनेट करते हैं, पैसा दान करते हैं। और खम्स, लूट का 1/10, यानी जो बूटी कैप्चर होगा लूट का 1/10 होगा। उसके बाद इन्होंने जजिया थोप दिया कि जो मुसलमान नहीं है उनको जजिया देना पड़ेगा, स्पेशली ब्राह्मणों पर। फिर उसके बाद इनके सिक्के अंध भिक, शशगिनी, हस्तरंगनी, इस तरह के सिक्कों को भी फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। अब इसके फिरोज शाह तुगलक के बाद रुलन हुए, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं। तैमूर का आक्रमण होता है और इस समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक किंग होते हैं, दिल्ली पर बैठे होते हैं, उनको तैमूर हराता है। ये रहा तैमूर, मंगोल, टर्किक मंगोल है इनका जो ये मौसोलियम है जहां पे इनका ग्रेव है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने किसको बैठाया? खिज्र खां, सैयद डायनेस्टी के खिज्र खां को बैठाया। खिज्र खां का टॉम ये रहा, सोनीपत में है, ठीक है। और इस समय जब तैमूर ने हमला किया था तो दिल्ली पे कौन शासन कर रहे थे? उस समय नासिरुद्दीन महमूद थे, जो लेटर तुगलक थे। उसके बाद इनके बाद खिज्र खान के बाद सैयद बहुत पावरफुल नहीं रहे, तो अफगानी लोदीज, उन लोगों ने कंट्रोल लिया। ये खिज्र खान के समय का था। खिज्र खान ने तुगलकों के ही सिक्कों को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये इनके टर्किक मंगोल की सब्जेक्ट हमेशा बने ही रह गए। तो आइए फिर सैयद डायनेस्टी के बाद लोदी डायनेस्टी देखते हैं। लोदी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले बहलोल लोदी। फिर उनके बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ गज सिकंदरी, जो कि आपको खेत की पैमाइश करने का, नापने का तरीका है, आज भी इस्तेमाल करते हैं गज सिकंदरी, जो कड़ी वाला सिस्टम होता है, चेन से नापा जाता है। इन्होंने आगरा को स्टैब्लिश किया 1504 में, और गुलरुखी नाम से कविताएं, पर्शियन भाषा में कविताएं लिखते थे, ये आपको सिकंदर लोदी। उनके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का टॉम देखिए दिल्ली में है, इब्राहिम लोदी, उनका टॉम यहाँ है। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? राणा संग्राम सिंह ने हराया था, राजपूत राजा, महान राजपूत राजा ने 1526 में इनको हराया था। और उसके बाद फिर मुगल भी आ गए, तो ये बात ध्यान देंगे। फिर आइए नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। आप देखिए हमारे इनके यहाँ इस समय में आपको लॉ, शरिया लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री स्टेट था, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जो पोस्ट हैं इनको एक बार आपको देखना पड़ेगा। जो दिल्ली सल्तनत के दौरान ये सारे पोस्ट, उनके डिपार्टमेंट ये होल्ड करते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, जो ऑफिशियल्स है और उनके लिए जो कार्य सौंपे गए थे, ये देखिएगा, ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी इक्ता में डिवाइडेड था, इक्ता के लिए इक्तादार होते थे। फिर उसके बाद फर्दर डिवाइडेड था, परगना, शिक और विलेज में अमीर मुंसिफ होता था ऑफिशियल परगना का। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है। लैंड रेवेन्यू सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। जुडिशियल के लिए सुल्तान को हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी था। फिर बाद में काजी उल कद्र, फिर काजी थे जो डिसीजन मेकिंग करते थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में रॉयल आर्मी, प्रोविंशियल फ्यूडल, वॉर टाइम आर्मी होती थी। सोशल लाइफ में देखिए फॉरेन मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम, हिंदूस, इस तरह से। इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी था, मीट, मेटल वर्क, पर्ल वर्क, इस तरह के कार्य लगे होते थे दिल्ली सल्तनत में। टेक्सटाइल में भी फॉरेन कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट होता था। बंगाल, गुजरात, अच्छे खासे फैब्रिक वहाँ, अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक मिलते, कॉटन, वूल, सिल्क, डिफरेंट वेराइटीज, पर्ल, सिल्वर, स्टोन वर्क का भी काम होता दिल्ली सल्तनत के दौरान। आर्ट आर्किटेक्चर देखिए, इसके लिए अभी हम लोग लास्ट में फोटोज के साथ देखेंगे, उस सेक्शन को भी ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अलबरूनी
महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। संस्कृत और इनके संस्कृत और अरेबिक में लैंग्वेज भी है। उपनिषद और भगवत गीता पर काफी इनसे प्रभावित हुआ था। तारीख उल हिंद मेंशन करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिल्ली इंडिया के बारे में, अल-बरूनी के इस किताब से पता चलता है। अमीर खुसरो पर्शियन पोएट थे, 4 लाख कपलेट्स इन्होंने लिखा। ग्रेट सिंगर थे, ऑनर पैरेट ऑफ इंडिया भी। कव्वाली का भी इनसे रिलेशन है। ये सारे बुक्स हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान थे। पॉज करके इसे जरूर पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर टर्किश कॉन्क्वेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा? फिर इम्पैक्ट बहुत कुछ है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सल्तनत रूल करती थी और वो सबको अपने अंडर में रखती थी। एशिया और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका से भारत का संपर्क शुरू हो गया क्योंकि ये लोग उधर ही से आए थे, सेंट्रल एशिया तरफ से, और ट्रेड भी करते थे। परमानेंट आर्मी की शुरुआत हुई। फिर यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम हुआ, एक तरह का कानून की शुरुआत हुई। एक तरह के टैरिफ यानी टैक्सेशन वगैरह, करेंसी की शुरुआत हुई। एक तरह का पूरे क्रॉस इंडिया में जहां तक शासन था। पर्शियन को दरबारी भाषा के तौर पर दर्जा दिया गया। फिर डिसइंटीग्रेशन का क्या है? तुगलक कमजोर हुए, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। तैमूर का हमला हुआ, टर्किक मंगोल तैमूर लेन का हमला हुआ। सैयद्स को बैठाया गया और लोधी रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत को ले ही डूबे। फिर बाद में विजयनगर और बहमनी किंगडम साउथ में बने तो वो दिल्ली को तोड़ते चले गए। फिर अदर रीजन्स भी इस समय बने और बाबर ने लोधी डायनेस्टी को हरा करके खत्म ही कर दिया। ये कुतुब मीनार आप देख रहे हैं और यहाँ पे डूम अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। गेटवे टू द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में जाने के लिए है ये अलाई दरवाजा, ध्यान दीजिएगा। और कुतुब मीनार का अलाई मीनार बाजू में है, उधर देख रहेंगे। 73 मीटर्स हाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई, खत्म किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और अपने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नाम कुतुब मीनार रखा था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी रिपेयरिंग वर्क करवाया था, रिपेयरिंग वर्क। फिर आ गया ये 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद गोरी के आदेश पर था। चलते हैं नेक्स्ट। ये है अलाई मीनार। ये इन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री क्यों कहा जाता है? कुतुब मीनार के ही कंपाउंड में बना हुआ है। ये इसलिए बनवाया गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि अब चूंकि मेरा साम्राज्य यानी अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य भारत में लंबा चौड़ा फैल चुका है, यानी साउथ में मलिक कफूर की सहायता से भी हमने काफी कंट्रोल किया है, तो भाई हम सिर्फ इतने ही से क्यों, हम इसे दुगना यानी 2 टाइम साइज का हम बनवाएंगे। हालांकि पूरा नहीं हो पाए, उससे पहले उनकी मौत हो गई। फिर हौज खास दिल्ली में बनवाया गया। ये यहाँ से पानी इसे डाला जाता था जिससे कि वाटर सप्लाई सिस्टम बेहतरीन वाटर सप्लाई होता था। फिर देखिए सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया मुस्लिम आर्मीज के द्वारा, बाद में हिंदूज के द्वारा बनवाया गया, लेकिन समय समय पे इसे लूटपाट करते रहा गया ये तोड़ा हुआ हिस्सा। काशी विश्वनाथ टेम्पल को कुतुबुद्दीन ऐबक के ही कहने पे सबसे पहले लूटपाट और पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। फिर बाबर तक में बाबर ने भी औरंगजेब ने, माफ कीजिएगा, औरंगजेब ने भी इसे तोड़ा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये दिल्ली सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल थे। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया पूरी तरह से। कई दिन तक नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी जलता रहा, सारे पांडुलिपियां खत्म हो गई। फिर मीनाक्षी टेम्पल में मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, मतलब मुस्लिम कमांडर था, उसके कहने पर इसे लूटा गया, इसे नुकसान पहुंचाया गया। फिर काकतीय कोला तोरणम वारंगल गेट है, दक्षिण भारत में ही है, काकतीय डायनेस्टी का रुइंस है। इसे भी दिल्ली सल्तनत के द्वारा पूरा क्षतिग्रस्त तोड़ फोड़ दिया गया। रानी की वाव स्टेप वेल है, भारतीय करेंसी पर भी ये फोटो बना हुआ है, एक डिनोमिनेशन पर, चालुक्य डायनेस्टी का है, पाटन गुजरात में है, और इसे अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर इसे नुकसान पहुंचाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसको नुकसान पहुंचाया था। फिर होयसल टेम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल जो है, इसे भी 2 बार इस पर हमला करके इसे तोड़ा गया, इसे नुकसान पहुंचाया गया। तो आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा, सारे इंपॉर्टेंट सुल्तान के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उन्हीं के बारे में, क्योंकि बाकी सारे जो छोटे मोटे जो कम वीक सुल्तान है उसके बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ लगभग सारे फैक्ट्स को मैंने कवर करने की कोशिश किया। टोटल 5 डायनेस्टीज थी, ठीक है। आपको मामलूक थे जिनको इलबारी या स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर आप आइएगा देखिएगा
आपको फिर इस तरह से खिलजी हैं, तुगलक हैं, सैयद हैं, लोधी हैं। लोधीज अफगान थे, याद रखिएगा, अफगान मूल के लोधीज थे। बाकी सब टर्की ऊपर के अफगान से और ऊपरी क्षेत्र के थे। भारत में 2 ही अफगान पावर्स रहे हैं। अफगान पावर पहला थे लोधीज, दूसरा थे सूट डायनेस्टी। तो आशा करते हैं कि इस पूरे वीडियो, दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा समझा होगा। और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, जय हिंद एवरीवन।